हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आप देख रहे हो मैग्नेटिज्म की लेक्चर सीरीज। ये है लेक्चर नंबर 13.4। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे मैग्नेटिक, जो लास्ट लेक्चर 13.1, 13.2 और 13.3 थे, उसमें हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बात की, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की, और लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में बात की है। उसके रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की है और कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेट के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल में कराऊंगा लास्ट लेक्चर के बेस पर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। चलिए देखो भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर मैं बहुत आसान तरीके से या आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ जो होता है उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कई सारे वायर्स हैं इस तरीके से, जिनमें करंट फ्लो हो रहा है। एक में I1 फ्लो हो रहा है, एक में I2 फ्लो हो रहा है और एक में I3 फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके चारों तरफ मैंने एक हाइपोथेटिकल एक लूप कंसिडर कर लिया। वो लूप किसी भी तरह का हो सकता है, रिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो है ना, वो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है, हेक्सागन की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी रैंडम शेप का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लूप कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज इस तरीके से मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये लूप मैंने कंसिडर किया हुआ है। ये जो करंट है वो इसके अंदर से पास हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब ये लूप जो है ज़्यादातर हम कैलकुलेशन के लिए सर्कुलर ले लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लूप के अलोंग, यहाँ पर ये लूप दिया हुआ है, इस लूप के अलोंग अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ और उस एलिमेंट के अलोंग अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर ये कई सारा, जैसे ये वायर है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरह से ये वायर है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेट। तो हमने इस तरह से कई सारे वायर लिए जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में किसी में भी हो सकता है, और एक हाइपोथेटिकल लूप कंसिडर किया। उस लूप के अलोंग अगर हम B.dl निकालते हैं, B.dl निकालते हैं, अगर B.dl हम इस तरह से लिखते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट आता है? म्यू नॉट आई नेट के इक्विवेलेंट आता है। अब क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ हमें पता है कि इन तीनों वायर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो लूप लिया है उस लूप के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ज़्यादा कम हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, दैट वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस लूप के चारों तरफ अगर हम B.dl लिखते हैं, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें पता चल जाए तो उस लूप के चारों तरफ जो B.dl की वैल्यू होगी वो हमें पता लग जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ एम्पियर सर्किटल लॉ होती है। तो अगर मैं इसको वर्बली इसका स्टेटमेंट देखें तो इसका स्टेटमेंट ये होगा, linear integral of magnetic field along a closed loop will be equal to mu times of current inside the loop। ठीक है, टोटल करंट इनसाइड दी लूप। ठीक, अब ये कैसे, अब इसका यूज़ क्या है भाई? हम ये लिख तो रहे हैं तो इसका यूज़ क्या है? अब यहाँ पर इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं अलग अलग टाइप के करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे वायर हो गया, इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सोलिनॉइड की वजह से, अगर इन्फिनिटी सोलिनॉइड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसको हम करके भी देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर, इस लूप के अंदर जो करंट है,
तो वो ज़रूरी नहीं है जितने भी वायर्स दिए, अभी मैंने 3 वायर्स लिए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो, है ना। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ ये इस तरीके से डायरेक्शन ली हुई। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जब हम करंट लिखेंगे I1 I2, तो हमें क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख देना है, या किसी को पॉजिटिव, किसी करंट को पॉजिटिव या किसी करंट को नेगेटिव लेना है। तो किसी को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, सारी तो एक जैसी डायरेक्शन में नहीं है। तो सवाल ये आता है कि किस करंट को हम प्लस में लें और किस करंट को हम माइनस में लें। एक सिंपल सा आंसर है इस चीज़ का। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस करंट को मैं I1, किस करंट को मैं प्लस में लिखूंगा और किस करंट को माइनस में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ लिखना है हमें I नेट। ठीक है, अब बात कैसे, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम जो लूप कंसीडर करते हैं उस लूप की कोई एक डायरेक्शन कंसीडर कर लो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए B.dl निकालने के लिए, तो वहाँ पर वो लूप दे देगा, लूप की डायरेक्शन आपको दे देगा। उससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो बात यहाँ पर मान लो कि हमने ये लूप की डायरेक्शन ऐसे कंसिडर की है, मतलब ये करंट था और ये लूप बना हुआ है, इसमें लूप की डायरेक्शन इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, लूप की डायरेक्शन में, तो आप लूप की डायरेक्शन को ऐसे मान लो कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, तो आप क्या करो, लूप की डायरेक्शन में फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, तो जो थंब आएगा उस डायरेक्शन को आपको, उस डायरेक्शन में आने वाले जितने भी करंट है उसको प्लस लेना है। क्या करना है, लूप जो है, लूप की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी उस थंब की डायरेक्शन में जो भी करंट आ रहा है उसको आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आ रहा है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर थंब की लूप की डायरेक्शन में अगर मैंने फिंगर्स को घुमाया तो ऊपर वाली डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में सारा पॉजिटिव, बाकी नीचे नेगेटिव। तो I1 और I2 को पॉजिटिव लिख देंगे और I3 को नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। तो ये हो जाएगा B.dl। इसकी एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा। अभी हम यहाँ पर हमने क्या सीख लिया है कि I1 I2 I नेट जो लिखते हैं वो किस तरीके से प्लस माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये लूप है, इस लूप पे करंट ये लूप है और उस लूप के अंदर से करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। 3-4 वायर्स हैं जो इस तरीके से है और एक यहाँ पर है। ये I1 है, ये I ले लेते हैं, ये 2I ले लेते हैं, ये I ले लेते हैं, ये 3I ले लेते हैं, एंड दिस वन ऑल्सो I। तो हमें इस ये लूप जो दिया हुआ है, इस लूप के लिए B.dl, इस लूप के लिए B.dl निकालना है, जो हमने हाइपोथेटिकली कंसिडर किया है। एक ये फर्स्ट लूप मान लेता हूँ और एक और लूप मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। एक लूप ये लिया, ये मैंने सेकेंड लूप लिया, इसके लिए डायरेक्शन सेम। ठीक है, अब यहाँ पर लूप 1 और लूप 2 के लिए हम B.dl निकालना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखना, B.dl निकालना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ B वगैरह की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं सिंपली B.dl निकालना चाह रहा हूँ, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी बोथ लूप। तो फर्स्ट वाले लूप के लिए निकालेंगे। तो अब देखो फर्स्ट वाले लूप के अंदर कौन कौन से करंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन देखते हैं कि कौन सी फर्स्ट लूप के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो फर्स्ट लूप के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो फिंगर्स ऐसे घुमाएंगे फर्स्ट लूप वाले के, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव फर्स्ट लूप के लिए, और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो लिख दो ऊपर वाली इस लूप में, फर्स्ट लूप में कितने करंट है, ये 4 वायर्स हैं, तो I प्लस 2I और ये वाला माइनस I एंड माइनस 3I, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस I। तो आंसर इसका क्या होगा, माइनस म्यू नॉट I। तो B.dl की वैल्यू यहाँ पर जो हमें पता चली है वो कितनी आई है, माइनस म्यू नॉट I। क्लियर। अब बात आती है सेकेंड लूप के लिए। अगर मैं सेकेंड लूप के लिए लिखता हूँ यहाँ पर फॉर लूप 2, तो लूप 2 के लिए बात करें तो लूप 2 के लिए मैं B.dl अगर लिखता हूँ सेकेंड लूप के लिए, तो म्यू नोट। अब मुझे बताओ कौन कौन सा करंट, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। क्या इसमें लूप 2 में कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये बाहर वाली साइड है तो ऐसे करके,
ठीक है। तो ये वाली साइड जो है ऊपर पॉजिटिव वाली डायरेक्शन निकल कर आएगी। ऊपर पॉजिटिव है तो कौन कौन से करंट, इसमें ये 3 करंट इंक्लूड है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में सिर्फ एक करंट है I, वो पॉजिटिव होगा, और बाकी तीनों नीचे वाली डायरेक्शन में। तो -3I एंड -I कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो -3I म्यू नॉट, तो ये B.dl हो गया। क्लियर है ये यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया। तो इस तरीके से एम्पीयर सर्किटल लॉ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लूप में करंट कौन कौन से, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी एम्पीयर सर्किटल लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या है। लूप जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल होती है ना, इमेजिनरी लूप होता है, वो एक्चुअल में कोई लूप बनता नहीं है। दूसरा, लूप की शेप जो होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है, हेक्सागोनल फॉर्म में भी हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है, राइट ट्राइंगल क्या मतलब ट्राइंगल की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कैसी शेप वहाँ पर दी गई है। क्लियर ये चीज़। चलो तो आगे बढ़े, फिर इससे रिलेटेड अब एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए गाइस, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एम्पीयर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहले एप्लीकेशन, वैसे हम ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन एक तरह से हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन्फिनिटी लेंथ वायर। अगर आपको पता है पहले से मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr आएगा या 2r आएगा, ठीक है। बस इतना सा बताना कि पाई आएगा या नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, दैट्स इट। वीडियो को पूरा कंप्लीट करने से पहले बता देना। चलो अब देखो कैसे होगा। जिस भी वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन्फिनिटी लेंथ वायर की वजह से, तो वायर से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें एक चीज़ पता है, एम्पीयर सर्किटल लॉ का जब यूज़ करते हैं तो हमें एक लूप कंसिडर करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने जो लूप लिया है वो लूप है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप लेने के पीछे का रीज़न ये है, ये सिमेट्रिकल होगा और मुझे B.dl कि जो न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी या जो dl निकालना होगा वो आसानी से निकल जाएगा। वो अभी आप कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पर dr ये लिया मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने एक ले लिया, B.dl लिखना है, तो हम यहाँ पर लूप की जो डायरेक्शन है अब वो कैसे कंसिडर कर लेंगे। आपको वैसे तो लूप की डायरेक्शन अलग से एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी, इसकी वजह से पहले से पता लग जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन मान लो, तो ये लूप की डायरेक्शन है इस तरीके से। तो लूप की डायरेक्शन में हम क्या लिखते हैं, dl ये जो छोटा सा एलिमेंट है वायर की लूप की लेंथ का, उसको हम dl बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के कई सारे dl को अगर मैं ऐड कर दूंगा और टोटल लेंथ हो जाएगी। अगर ये कभी ऐसे आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल लेंथ, और इंटीग्रेशन dl का मतलब उस पूरी लूप की टोटल लेंथ यानी कि सर्कमफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि जो B.dl होता है इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पर मैं I ले लेता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये लूप की डायरेक्शन में ही करंट आ रहा है, तो I यहाँ पर ये हो जाएगा। अब जब भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन के ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लगानी है तो वो मैंने बता ही दिया, अगर 2 वायर आगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो म्यू नॉट I यहाँ पर हमने लिख दिया, करंट की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन में ही करंट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी r डिस्टेंस है, यहाँ पर भी r डिस्टेंस है, इधर भी r डिस्टेंस है, तो इस B को बाहर ले लो, B.dl। ये हमेशा होगा जब भी आप किसी भी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस एम्पीयर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हुए, तो ये B हमेशा बाहर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी है। यहाँ पर r डिस्टेंस है, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पर भी r डिस्टेंस, इस पॉइंट पर r डिस्टेंस, इस पॉइंट पर r डिस्टेंस, हर पॉइंट पर r डिस्टेंस है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसी होगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह सर्कुलर की जगह कोई स्क्वायर लूप ले लेता तो फिर डिफरेंट हो जाती। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया
ये वैल्यू हमने यहाँ पर, अच्छा अब एक और चीज़, यहाँ पर b डॉट डी एल, इसकी जगह मैं cos थीटा लिख रहा हूँ, तो म्यू नॉट आई। अब डी एल और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है क्योंकि हमने लिया ही ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 हो जाएगा, तो यहाँ cos 0 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये b और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, यहाँ पर ये छोटी सी रिंग मैंने बनाई है, इसका मतलब होता है क्लोज लूप। हम बात करें क्लोज लूप के लेंथ के बारे में। अगर सिंपली एक वायर ये इस तरह से होता और इसका इंटीग्रेशन करना होता है एक छोटा सा एलिमेंट लेके, तो मैं सिंपली ये लिख देता क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है। चलो बात करें अब अगर हम आगे, तो म्यू नॉट आई। अब बात आती है कि ये जो DL है ये बेसिकली सरकमफेरेंस है, लेकिन किसकी सरकमफेरेंस है? ये सरकमफेरेंस होगी लूप की। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ लूप। ये यहाँ पर जो है सरकमफेरेंस है किसकी? लूप की। लेंथ ऑफ लूप भी आप इसको बोल सकते हो, लेंथ ऑफ लूप हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। तो ये लूप किस तरह का है? म्यू नॉट, यहाँ लूप दिया हुआ है सरकमफेरेंस, तो ये 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्टली निकाल ली है। क्लियर है ये सब लोगों को? क्या किया दोबारा समझ लो, b डॉट डी एल लिखा मैंने, ये तो आपको फर्स्ट स्टेप करनी है। b हमेशा बाहर आ जाएगा और dl यहाँ पर थीटा भी 0 रहेगा, क्योंकि हम कंसीडरेशन में ही लूप ले रहे हैं, तो वो इसी तरीके से ले रहे हैं कि b और dl दोनों सेम डायरेक्शन में रहे। बात आती है b डॉट डी एल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इस तरह से। अब इसको थोड़ा और जल्दी करना चाहते हो तो आप ये ध्यान रखो कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई डी एल जो है लूप की सरकमफेरेंस, उससे हमें डिवाइड कर देना है, तो थोड़ा और जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, इसके लिए मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूँगा ना, तो ग्राफ अगर हम b और इसके लिए ड्रॉ करते हैं r के लिए, तो देखो b और r जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो ये इस तरीके का, जब भी इस तरह से इन्वर्स रिलेशन होते हैं तो ये हाइपरबोलिक फॉर्म वाला ग्राफ जरूर निकल कर आएगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अगर यहाँ r की जगह r² होता तो थोड़ा और नीचे हो जाता, क्यूब होता तो थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाता। क्लियर यहाँ पर? देखिए गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पर अगर कोई होलो सिलेंडर ट्यूब दी हुई है और उसकी सरफेस पे कोई करंट फ्लो हो रहा है ना, होलो सिलेंड्रिकल कोई पाइप कंसीडर कर लो, अगर वो कंडक्टिंग पाइप है और उस पर हम करंट फ्लो कराएं तो वो करंट सारा का सारा कहाँ फ्लो होगा? उसके सरफेस पर फ्लो होगा। तो सरफेस पे जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो हमें उस सरफेस, तो उस जो होलो सिलेंडर होगा उसके इनसाइड किसी भी, उसके रेडियस के इनसाइड कोई पॉइंट ले लिया जाए, सरफेस पे कोई पॉइंट ले लिया जाए या आउटसाइड कोई पॉइंट ले लिया जाए, तो अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि r ग्रेटर देन, अगर इस कैपिटल R है, मतलब अगर हम इसके रेडियस के बाहर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करना होगा? हमें एक लूप कंसीडर करना है। बेसिकली एक छोटा सा लूप हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर अब वापस से लूप और करंट की डायरेक्शन, लूप और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेम ही कंसीडर करेंगे फॉर दी कैलकुलेशन, ताकि इजी हो जाए। मैग्नेटिक करंट ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहने वाला है। तो मैं डीएल की डायरेक्शन भी यही ले लेता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है तो डीएल की डायरेक्शन भी यही कंसीडर कर लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इक्वेशन लिखने की, b डॉट डी एल इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि b ये इस तरीके से हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब I, इस लूप के अंदर जितना करंट है वही हमें लिखना है। तो लूप के अंदर पूरे वायर में I करंट भी फ्लो कर रहा है, मतलब पूरे सिलेंडर में I करंट फ्लो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन पूरा अंदर टोटल करंट कितना है? I है, सरफेस पे जो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली I लिख दिया। अब यहाँ पर b डॉट डी, यहाँ पर ये जो b इंटीग्रेशन ऑफ dl है, इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब भी मैंने लास्ट अभी हमने समझा था, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब होता है लूप की सरकमफेरेंस। तो लूप की जो सरकमफेरेंस होगी, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 पाई स्मॉल r। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सरकमफेरेंस लेनी है, यहाँ कैपिटल R मत लिख देना। ये जरूर हो सकता है कि कभी सरकमफेरेंस जो है, लूप की सरकमफेरेंस कैपिटल R के इक्विवेलेंट हो जाए, वो भी कैसे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, ये लूप की
सरकमफेरेंस होगी और म्यू नॉट आई, तो कितना हो गया बी आउटसाइड अगर मैं देखूंगा तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसी तरीके अगर सरफेस की बात करें हम, सेकंड अगर मैं ले लेता हूं कि आर किसके इक्विवेलेंट हो जाए सरफेस पर, ये तो हमने आउटसाइड निकाला, आउटसाइड दी होलो पाइप। अगर सरफेस की बात करें तो लूप कहाँ बनाना पड़ेगा, लूप हमें बनाना पड़ेगा रेडियस के जस्ट बाहर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो लूप जब भी हम सरफेस पे निकालना चाहते हैं तो रेडियस जो लेते हैं, लूप जो लेते हैं, वो सरफेस के जस्ट बाहर कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लो कि मैंने सरफेस के जस्ट बाहर ये लूप कंसिडर किया, ये वाला लूप इस तरीके से, और सेम डायरेक्शन वगैरह वही चीज़, तो स्मॉल आर यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप क्या करो, वापस से बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट, म्यू नॉट आई नेट इस लूप के जस्ट बाहर, ये एक्चुअली जो लूप मैंने कंसिडर किया हुआ है ये जस्ट बाहर कंसिडर किया हुआ है, इसके जस्ट बाहर। ठीक है, तो जो यहाँ रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्विवेलेंट ही है ऑलमोस्ट, है ना, ये सरफेस पे ही है, तो बी डी एल और ये आई इस लूप के अंदर। बी यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मीनिंग हो जाएगा उसकी सरकमफेरेंस। अब लूप जो है वो जो होल सिलेंडर है उसके रेडियस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसके सरफेस के साथ। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको 2 पाई आर लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई, तो ये बी सरफेस जो होगा वो कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि अगर आपने आउटसाइड निकाल लिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो आपको हर बार सरफेस निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, आपने अगर आउटसाइड निकाल लिया है तो आउटसाइड में क्योंकि स्मॉल आर जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना उसको कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। अगर आपके पास आउटसाइड या इनसाइड वाला भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है तो आप उसमें स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दो, जहाँ पर भी स्मॉल आर आ रहा है वहाँ पर कैपिटल आर को रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें पता है सरफेस के लिए स्मॉल आर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लास्ट जो आती है बात यहाँ पर वो है अगर इनसाइड हम कंसीडर करते हैं, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से कम हो, तो अगर इनसाइड अगर मैं कोई भी एक लूप कंसीडर कर लेता हूँ इस तरीके से जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो अब देखो यहाँ पर वापस से मैं बी डॉट डी एल लिखूँगा तो आपको वैसे सीधा पता लग जाएगा म्यू नॉट आई। इस लूप के अंदर कितना करंट है, इसमें जो छोटा वाला लूप है इसके अंदर कितना करंट है, कोई करंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारा करंट तो सरफेस पर है और जो लूप लिया है वो इनसाइड है, इसका मतलब यहाँ कोई करंट नहीं होगा, तो ये ज़ीरो, तो इसका मतलब बी इनसाइड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये वैसे भी हमें पता लग जाना चाहिए था क्योंकि होलो स्फीयर के अंदर कोई करंट नहीं है और एक लूप बनाया तो उस लूप के अंदर भी कोई करंट नहीं होगा, तो उस लूप पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करूं तो ग्राफ जो बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है, आर बी मैग्नेटिक फील्ड और आर कैपिटल। तो इनिशियली टी यहाँ ज़ीरो, सेंटर की बात करें, सेंटर से लेकर सरफेस तक कोई मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये ज़ीरो हम कंसीडर कर लेते हैं। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के इक्विवेलेंट। तो ये सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, तो ये इसका इस तरह से ग्राफ यहाँ पर निकल जाएगा। मतलब होलो स्फीयर के सेंटर से अगर सरफेस तक आओगे तो ज़ीरो और सरफेस से मैक्सिमम होगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली बस ये हमें ये सीखना है कि ये हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सॉलिड सिलेंडर के लिए भी हम निकालेंगे। देखो गाइस, यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर है ना, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर और सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर सिलेंड्रिकल वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उस वायर को अगर तुम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखोगे तो उस वायर के सरफेस पर, वायर के बाहर और वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वायर में पूरे में करंट फ्लो कर रहा है उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही सही, सरफेस और इनसाइड क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही उसी तरीके को हम देख रहे हैं। तो एक सिलेंड्रिकल
सिलेंडर कंसिडर किया है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जिसके अंदर सरफेस पे नहीं, पूरे वॉल्यूम के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ये वायर है, इसके अंदर पूरा इधर से इधर जो करंट आ रहा है वो कैपिटल आई है। ये कैपिटल आई पूरे के पूरे वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि अब यहाँ पर अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है, इसको हम कैसे बता सकते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, मान लो कि ये 5 मीटर स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें अगर आई करंट है तो अगर यहाँ पर कुछ कम एरिया होगा तो उसमें करंट की वैल्यू थोड़ी सी और कम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब मैं बाहर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, वहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज मैंने आर पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया, कोई पॉइंट, एक लूप हम सर्कुलर फॉर्म में बना लेते हैं। सर्कुलर फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पर वापस से मैग्नेटिक फील्ड B.dl ये यूज़ करेंगे और म्यू नॉट I। अब B और ये dl तो हमें पता है, ऐसे ही लिखना है म्यू। अब ये I क्या होगा? लूप के अंदर का करंट। तो देखो क्या लूप के अंदर पूरा वायर ही आ चुका है, इसका मतलब लूप के अंदर जितना भी है वो सारा I करंट हमें लिख देना है, ठीक है। तो अब ये B इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह क्या करेंगे? लूप की सरकमफेरेंस। तो लूप की सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई r म्यू नॉट I। तो B आउटसाइड जो होगा वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। क्लियर ये चीज़? अब बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है आउटसाइड। अब बात आती है कि अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो सरफेस के लिए मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई है कि R कैपिटल R, स्मॉल r को कैपिटल R के इक्विवेलेंट कर दो, बात खत्म हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस यहाँ तक हो जाएगी। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ कि B सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। आई गेस आपको क्लियर हो चुकी होगी ये चीज़। अब बात आती है इनसाइड वाले की, कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो क्या होगा। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इनसाइड वाले पॉइंट में थोड़ा अब यहाँ पर I0 नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये सरकमफेरेंस, इसके अंदर एक लूप कंसिडर किया जिसकी रेडियस स्मॉल r है। अब इस यहाँ पर जो लूप है, इस लूप से कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगा ही सही। ये करंट I नहीं होगा, क्योंकि लूप I करंट तो पूरे R रेडियस के एरिया से क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम अंदर किसी पॉइंट पर एक छोटा सा हमने कोई पॉइंट लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r है, जो कैपिटल R से कम है, तभी तो हम इनसाइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये I1 जो होगा ना, ये I1 I के इक्विवेलेंट नहीं होगा, कम होगा, कुछ ऑब्वियस सी बात है। तो कितना होगा वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर पाई r स्क्वायर एरिया में I करंट है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा? I डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। यूनिटरी मेथड जो हम लगाते हैं, पाई r स्क्वायर एरिया में I करंट है तो 1 यूनिट में कितना होगा? I डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर। तो पाई स्मॉल r स्क्वायर में कितना हो जाएगा? ये इससे कैंसिल आउट कर दो, तो I डैश की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? I स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। इस तरीके से, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये वैल्यू लेके चलनी है। अब बस क्या करूँगा मैं, यहाँ पर B.dl लिखूँगा। तो B.dl यहाँ पर हम लिखते हैं अगर, तो B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I नेट। अब थोड़ा ध्यान से, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 या I डैश की जगह हमने I1 लिया है, तो I1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कितनी है? I डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर B। अब ये dl का मतलब क्या है? 2 पाई स्मॉल r या 2 पाई कैपिटल R? ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r। 2 पाई स्मॉल r क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें लूप की ही सरकमफेरेंस कंसिडर करनी है। तो कितना हो गया? 2 पाई स्मॉल r। तो यहाँ B, तो देखो सिंपल सी चीज़, यहाँ पर r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I r डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ निकल कर आई है। तो इसका मतलब जो इनसाइड है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब अगर
इनसाइड सेंटर से लेकर ये इस एक्सेस से लेकर सिलेंडर की एक्सेस से सरफेस तक जैसे जैसे हम आगे स्मॉल आर को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद ये डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे हो गया। तो ये इस तरीके से हम याद रखना। अब इसमें ये चीज़ देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वायर, इन्फिनिटी लेंथ वायर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के आउटसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उन सबका फॉर्मूला एक जैसा होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है, गौर नहीं किया है, तो ऑब्जर्व करना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर ही है सॉलिड, हॉलो और वायर के बाहर। सरफेस की बात करें तो सरफेस के लिए स्मॉल आर को आपको कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना है। बात आती है किसकी, इनसाइड की। तो हॉलो सिलेंडर में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉलो की जगह सॉलिड में, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसमें भी मैं एक छोटा सा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये सरफेस का स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कर दो, दैट्स इट, बस, है ना। म्यू नॉट आई डिवाइडेड, जैसे हमने याद है तुम्हें उसमें लिया था हमने, किस में लिया था, जो सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर रिंग जो होती है, रिंग के कुछ पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, पूरी मैग्नेटिक फील्ड, पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये याद रखने का तरीका इसका हो सकता है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होगा, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन आप पहले ट्राई करना, फिर मैं उसको करवाता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक चार्ज है, चार्ज की मैंने चार्ज इसलिए लिया, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है इसकी जगह, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। तो कोई चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, इसके चारों तरफ वो ओमेगा वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ओमेगा की जगह आपको ऐसा भी बोला, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी जगह आपको बोला जा सकता है कि ये v यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, v अगर दे दिया जाए तो भी हम ओमेगा और v के बीच में रिलेशन जानते हैं, v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। ये एक सिंपली रिलेशन है। हमें बताना है इसकी एक्सिस के अलोंग या इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जो इसकी सेंटर है, इस जो जिस सर्कल में ये रिवॉल्व कर रहा है उसके सेंटर पर इस चार्ज की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितना आएगा। अब सोचो कि चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब करंट होगा लूप में। ये सर्कल में जब भी चार्ज फ्लो करता है या रिवॉल्व करता है तो करंट आता है, तो इसका मतलब ये लूप एक तरह से करंट कैरिंग लूप की तरह काम कर रहा होगा। करंट कैरिंग लूप हो गया तो करंट कैरिंग लूप मतलब के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक, r पता है ये चीज़। अब बात आती है आई निकालने की। तो आई यहाँ पर करंट जो होगा, इससे चार्ज हमें पता है, आई होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, तो वही चीज़ निकालेंगे। तो आओ देखते हैं। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक लूप की तरह काम कर रहा है और लूप की तरह काम कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये लेना है। आई की वैल्यू अब निकालते हैं। तो आई होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि एक पूरे सर्कल में कंप्लीट करेगा। अब टाइम पीरियड को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ q डिवाइडेड बाई 2 पाई ओमेगा, सॉरी, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई t, तो मैं t को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्लियर ये चीज़? यहाँ पर थोड़ा और सोल्व करोगे तो ये i जो होगा वो हो जाएगा q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कई बार ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो वो भी हम पुट करके लिख सकते हैं। b जो होगा सेंटर पर हम निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2r, और i की जगह हम क्या लिखेंगे, q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, म्यू नॉट q ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई r।
ये हमारे पास इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गया। कई बार V की फॉर्म में आ गया। अगर मान लो इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू है V डिवाइडेड बाई R, तो हम इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अगर V की टर्म में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R 4 पाई R, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट Q V डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, देख लो ऐसे ही लिखा है। ये यहाँ पर इधर चला जाएगा, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है टाइम पीरियड की। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। करंट की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आएगा, ऊपर वाली इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लग गया है, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर रिवॉल्व करे तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, मान लो नेगेटिव चार्ज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है इस तरीके से के अबाउट, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसको एक तरह से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो पहला केस, या तो उसको आप क्या मान लो कि अगर ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, इतना मान लो। अगर नेगेटिव ऐसे चल रहा है तो पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव अगर होता तो वो ऐसे रिवॉल्व करता इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाता। एक तरीका तो ये है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। दूसरा तरीका क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिटिव मान लो थोड़ी देर के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो इसकी अगर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, ऊपर। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, पॉजिटिव माना हमने इसको और मैग्नेटिक फील्ड निकाला ऊपर आया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो उसको लास्ट में डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, जैसे भी आप चाहो उसको निकाल सकते हो। वीडियो में मैं इसके आगे वाला पोर्शन में लेकर आऊँगा और इस वीडियो को पूरा देखना। इसकी डीपीपी बहुत जल्दी आपको दे दी जाएगी। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में डिले हो रहा था, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होकर इसकी सारी की सारी वीडियो मिल जाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो कोई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। के लिए थैंक यू वेरी मच।